देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर। आधे आज दे दूंगा, आधे कल। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कहा जाता है कि बेहतर नहीं बेहतरीन की तलाश करें, बेहतर नहीं बेहतरीन की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र का प्रयास करें, टूट जाता है एक शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तुम एक ऐसा शीशा तलाश करें। आज का अपना टॉपिक ही आनुवंशिकता, जेनेटिक्स है और यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। हाँ, वो हो गया अपना संतुलित आहार है, वो हो चुका है, कंप्लीट है वो। आ जाओ भाई। ठीक है, एक दो प्रश्न लेते हैं, आंसर करना। जेनेटिक्स शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? जेनेटिक्स जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया भैया? बताना आंसर करके। कौन वो वैज्ञानिक था जिसने जेनेटिक्स शब्द दिया था? ये अपना टॉपिक है जेनेटिक्स। इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज क्या सही आंसर होगा? किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किया था? स्पेंसर ने? बैटसन ने? किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक शब्द दिया था? क्या सही जवाब होगा? ह्यूगो डी ब्रीज, स्पेंसर, बैटसन। क्या आंसर रहने वाला है? जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन है? या फिर मेंडल? या मेंडल? आ गए क्या आप? कब आए? वहां से इधर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताना कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? इसका आंसर क्या रहेगा? उद्यान मटर, मीठी मटर। कौन सी मटर थी? मीठी मटर, जंगली मटर या साधारण मटर? ये बताना कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। इसका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर आप करते रहें। वो सही नहीं हुआ क्या अभी? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? आपका आंसर क्या रहने वाला है? मेंडल के कितने नियम है? मेंडल ने कितने नियम दिए थे? यह भी आसान सा प्रश्न है। 3, 2, 1 या 4? कितने नियम दिए थे मेंडल ने? छोटे छोटे प्रश्न हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है ये। आपका संतुलित आहार कल ही समाप्त हुआ है ना, उसको ढंग से आप देख लें। एक सवाल यहां से बन जाएगा। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए? कितने जोड़ी
विप्रयासी लक्षण लिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे? क्या सही आंसर होगा? 7 युग्म, 14 युग्म? क्या सही आंसर रहने वाला है? या 3 युग्म? 5 युग्म? अच्छा सा प्रश्न है और आंसर अब तो आया नहीं। बताओ क्या आंसर रहने वाला है? मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे? 7, 14, 3 और 5। इनमें से क्या सही आंसर रहने वाला है? और एक सवाल और लेते हैं। मेंडल की पुस्तक का क्या नाम है? इसका भी आंसर करके बताएं। मेंडल की पुस्तक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। ये पुस्तक मेंडल के द्वारा रचित है क्या? मेंडल ने अपने प्रयोग में जितने भी रिकॉर्ड प्राप्त किए वो एक पुस्तक में लिखे थे, उसका क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी, द ब्रून सोसाइटी, द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, क्या सही आंसर होगा? या ये दोनों है, दोनों पुस्तक मेंडल के द्वारा रचित है, या फिर ये दोनों ही नहीं है? नन ऑफ दीज। बताओ, आंसर कर दो फटाफट। पहला प्रश्न आपके सामने है, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक शब्द दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सर्मिक। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियम की पुनः खोज की थी। वापस इनके नियमों की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ये इस प्रश्न का आंसर नहीं है। स्पेंसर ने हेरिडिटी शब्द दिया था। ये भी आप नोट कर लें। हेरिडिटी शब्द किसने दिया? हेरिडिटी शब्द दिया था स्पेंसर के द्वारा। मेंडल जो आपके आनुवंशिकता का फादर है, बैटसन ने जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किया था। किस वैज्ञानिक ने? बैटसन ने। बहुत आसान सा प्रश्न था। दूसरा सवाल, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? बताना भाई। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? उद्यान मटर, मीठी मटर, जंगली मटर या नन ऑफ दीज? ये तो अभी हाल ही में पशु परिचर के पेपर में भी देखने को मिला। इससे पहले सीटी के एग्जाम में आया था। यह आसान सा प्रश्न है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? बताओ क्या आंसर होगा? सारे ही मटर है, लेकिन इनमें से कौन सा मटर था जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे? क्या आंसर करना है? मीठी मटर, जंगली मटर या फिर उद्यान मटर? ये बिल्कुल सही आंसर होगा। उद्यान मटर पर मेंडल ने प्रयोग किया था। बाकी है सारे मटर, ये गार्डन मटर है, ये ध्यान रखना। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल कितने हैं क्या? मेंडल ने कितने नियम दिए थे भैया? इसका आंसर करना। मेंडल ने कितने नियम दिए, बस ये प्रश्न था। इसका क्या सही आंसर होगा? कोई बात नहीं, अभी तो अपने हाथ में ही है। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3, 2, 1 या 4? आपको याद है ना, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यय के नियम। ये छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, आसान टॉपिक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे? ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या हरियाणा, कितने जोड़ी लक्षण लिए मेंडल ने अपने प्रयोगों में? 7 युग्म का मतलब 7 जोड़ी है, ये 7 जोड़ी। 14 युग्म का मतलब 14 जोड़ी हो गए। 3 युग्म और 5 युग्म, ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं। 7 जोड़ी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और यदि जोड़ी नहीं पूछा जाए तो फिर 14 आंसर होगा आपका। सही है। मेंडल ने 14 तद्रुप प्रजातियों पर
लक्षण आप क्या प्रयोग किए थे? 7 युग्म थे। कितने? 7 युग्म। अरे 2 का मतलब 1 है तो 7 7 हो गए ना, ये 7 का मतलब 14 होता है, लेकिन यहां पूछा गया है जोड़ी, तो 7 जोड़ी लक्षण इसमें लिए गए थे। और अंतिम प्रश्न है, मेंडल की पुस्तक का क्या नाम है? द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये मेंडल की पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में मेंडल ने अपने सारे रिकॉर्डों को रखा था। बोलो, क्लियर है क्या? छोटे छोटे प्रश्न लिए मैंने और आसान आसान प्रश्न लिए हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपके ये आर्मी के पेपर में पहले पूछा हुआ प्रश्न भी है और आपका ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है। हो गया क्या? ले लें आगे? रुकना है क्या? चलो ठीक है भाई। आनुवंशिकता, ये अपना टॉपिक है आज, आनुवंशिकता। सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, जो आपके लक्षण होते हैं, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण क्या कहलाएगा? आनुवंशिक संचरण क्या कहलाएगा? लक्षणों का पीढ़ी, एक लक्षण का दूसरी पीढ़ी में समाहित होना, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ये जेनेटिक्स है। एक लक्षण अपने माता पिता के लक्षण है, वो अपने पुत्रों में होता है, पुत्रियों में होता है। जैसे आप देख के उसको पहचान भी सकते हैं, क्योंकि उनके लक्षण है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इसको हम जेनेटिक्स बोल देते हैं, आनुवंशिकता कह देते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम में? आनुवंशिकता का जनक कौन है? आनुवंशिकता का जनक कौन है? आनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं? कौन है आनुवंशिकता का जनक? अभी भी क्या आंसर होगा? आनुवंशिकता का जनक क्या है? कौन है आनुवंशिकता का जनक? है भाई, मेंडल है। कौन है? मेंडल। इसका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं इसको। आनुवंशिकता का जनक किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। कुछ एक शब्दावलियां और रहेगी, जैसे कि आपको पता है हेरिडिटी शब्द किसने दिया? हेरिडिटी शब्द, हेरिडिटी शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन आपके बैटसन ने किया था। किसने किया? बैटसन ने। अच्छा, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? स्पेंसर। कौन था? स्पेंसर। ओके, हेरिडिटी, हेरिडिटी शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? स्पेंसर। और जेनेटिक शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स शब्द, जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये बैटसन था। अब तो ठीक है, बैटसन। कौन? बैटसन। एग्जाम में यदि प्रश्न बने तो आप आंसर सही कर देना, बाकी इनकी संभावना कम होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आनुवंशिकता का जनक किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। वंशागति के नियम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है भाई? वंशागति के नियम किसने दिए? यदि प्रश्न को इस रूप में पूछा जाता है कि वंशागति के नियम किसने दिए? वंशागति, वंशागति के नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए? तो अभी आपका आंसर यही रहने वाला है, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक ही वैज्ञानिक है इसमें। अब बताना आंसर, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? मेंडल ने, आपके लिए आसान होगा, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे पर, मैं प्रश्नों के रूप में इसको रख रहा हूं, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और वो भी कौन सा था? उद्यान मटर। याद करना, ये उद्यान मटर था। उद्यान मटर पर मेंडल ने प्रयोग किया था। यदि आपसे कोई पूछे, यदि एग्जाम में यदि प्रश्न बने
कि मेंडल ने मटर के अलावा किस पौधे पर प्रयोग किया, तो फिर आंसर क्या होगा? यदि सवाल को ऐसे पूछा जाए कि मटर के अलावा मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, मटर के अलावा किस पौधे पर प्रयोग किया, बताओ कौन बताएगा आप में से? मैंने इनको प्रश्नों के रूप में लिख दिया है, ये सारांश है, यहां से एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल रहेगा। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर के द्वारा किया गया। जेनेटिक शब्द किसने दिया? बेटसन ने दिया था। वंशागति के नियम किसने दी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी आनुवंशिकता के नियम बोल सकते हैं आप, वंशागति के नियम बोल सकते हैं, एक ही बात है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर पर प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। कौन से मटर पर प्रयोग किया था? उद्यान मटर पे प्रयोग किया। और मटर के अलावा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेंडल ने मटर के अलावा किस पौधे पर प्रयोग किया, तो फिर आंसर क्या रहेगा? कोई भी आंसर करे। चावल? चावल नहीं है। यस, सही आंसर आया ना, राजमा। क्या था? राजमा। मेंडल ने मटर के अलावा राजमा और इसके अलावा हेरासियम, क्या था? हेरासियम, ये भी याद करना है। मेंडल ने मटर के अलावा ये दो ऐसे हैं पौधे, राजमा और हेरासियम, जिस पर प्रयोग किया, लेकिन इस पे इतना सफल नहीं हुआ था। मेंडल अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है, किस प्रयोग के लिए? मटर के पौधे पर प्रयोग के लिए, लेकिन इसमें इतना सफल नहीं हुआ राजमा और हेरासियम पर, इसलिए उन्होंने इनको छोड़ा और अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मटर के पौधे का। तो प्रश्न कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? क्योंकि मटर का पौधा छोटा होता है, कम स्थान पे हम अधिक, है ना, प्राप्त कर सकते हैं इसको। इसके अलावा मटर के पौधे में स्वपरागण की क्षमता पाई जाती है। स्वपरागण जानते हो क्या? नहीं जानते? अभी पढ़ने वाले हैं पूरी। ये मैंने छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में इनको रखा, जो आप याद कर सकते हैं आसानी से। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जेनेटिक्स वाला हो गया, ये आपके आनुवंशिकता किसको बोला जाता है, वंशागति के नियम किसने दिए, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। ले लूं आगे। मेंडल की पुस्तक का नाम नोट कर लो। पुस्तक कौन सी है मेंडल की? द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, ये मेंडल की पुस्तक का नाम है। अभी 4th ग्रेड का एग्जाम लगेगा, उसमें भी ये टॉपिक है। राजस्थान में आने वाली है ना बहुत बड़ी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड, उसमें भी ये टॉपिक है, तो वहां भी यहां से प्रश्न बनेंगे, याद रखना। ले लो आगे। हो गया क्या? मेंडल की जीवनी क्या है? सारी बता देते हैं। मेंडल की जीवनी, मेंडल का जीवन परिचय क्या है? मेंडल का जीवन परिचय, यदि जन्म की बात करें इसके 22 जुलाई 1822 में, जुलाई 1822 में इसका जन्म होता है। और मैं मृत्यु की बात करना चाहूं, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपना टॉपिक है, बताना हमारा कर्तव्य है कि मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 और मृत्यु होती है इसकी 6 जनवरी 1884 में। लगभग ये 66 वर्ष जीवित रहता है। इस बीच इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो ये मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय जो आप याद रख सकते हैं। मेंडल का जन्म है, हाँ कई बार पूछ लेते हैं, जुलाई 1822 में, और मृत्यु कब होती है इनकी? 1884 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, जनवरी में। यदि आपसे पूछा जाए कि मेंडल का जन्म है वो किस स्थान पे हुआ, ये जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया मत लिख लेना भाई, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया तो वो है जिसकी कैपिटल आपके कैनबरा होती है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रिया, ये इसकी कैपिटल कौन सी है, इसकी राजधानी कौन सी है? वियना।
कौन सी है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना? हाँ, इसकी बात है। और ऑस्ट्रिया में भी एक गांव है हेजेंडॉर्फ। क्या है? हेजेंडॉर्फ। हेजेंडॉर्फ ये गांव का नाम है। इस गांव में मेंडल का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के हेजेंडॉर्फ नाम के गांव में मेंडल का जन्म होता है। समझे? और ये एक चर्च के पादरी भी बने थे, आपको पता होना चाहिए, मेंडल। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए लगभग 35 वर्ष तक कार्य किया। और इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने 35 वर्ष तक जो मेंडल ने नियम दिए उनकी पुनः खोज नहीं कर सके। लगभग 35 साल तक मेंडल का जो प्रयोग बना, मेंडल ने जो नियम दिए, मेंडल ने जो लक्षण लिए, उन पे वापस खोज की गई। 35 साल तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं आया जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये नियम सही है या गलत है। मेंडल ने जो प्रयोग दिए, उनके नियमों की खोज करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। कितने वर्ष तक? लगभग 35 ईयर्स तक। 35 वर्ष तक कोई वैज्ञानिक पुनः खोज नहीं कर सके, पुनः खोज नहीं कर सके। ये क्या बात है? लगभग 34 से लेकर 35 वर्ष का समय गुजर गया, लेकिन कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं आया जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज कर दे। लेकिन 35 साल के बाद में 3 वैज्ञानिक आते हैं जिनको मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडलवाद। अब एग्जाम में प्रश्न पूछे कि मेंडलवाद क्या है? मेंडलवाद वही है जिसमें जो वैज्ञानिक आए उन्होंने मेंडल के नियमों की वापस खोज की थी, पुनः खोज की थी। और कितने वर्ष के बाद में खोज की थी? ये लगभग 35 वर्ष के बाद में। आपके सामने तो सिंपल सा प्रश्न आए, मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण लिए? मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए। कितने जोड़ी लक्षण लिए? 7 जोड़ी। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने जोड़ी लक्षण लिए थे? 7 जोड़ी। अब जोड़ी में पूछा जाता है तो 7, यदि आपसे पूछा जाता है कि कुल कितने लक्षण लिए तो 14। कितने? 14। जोड़ी का मतलब हो गया 2, एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2, तो 14 का मतलब 7 जोड़ी हो गया। मेंडलवाद में आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो आप याद रखना, एक तो था कार्ल कोरेंस। कौन था? कार्ल कोरेंस। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाली। हाँ, इस टॉपिक में कोई ट्रिक लगेगी नहीं। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज। और एक जो वैज्ञानिक था वो था एरिक वॉन शर्मिक। कौन था? एरिक, ये जर्मन वैज्ञानिक था, एरिक वॉन शर्मिक। ये लीजिएगा, मैंने कहा था कि 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की लगभग 34 से लेकर 35 वर्ष के बाद में, और इन्हीं को बोला जाता है मेंडलवाद। सवाल पूछे कि निम्न में से कौन मेंडलवाद में शामिल नहीं है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडलवाद की श्रेणी में नहीं आता, तो आपका आंसर इनमें से होगा कार्ल कोरेंस। एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने मेंडलवाद की खोज की। ह्यूगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी दिया था इसने, ह्यूगो डी ब्रिज हो गया। और इसके अलावा एरिक वॉन शर्मिक। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलवाद। छोटे छोटे प्रश्न हैं, एग्जाम में बनेंगे, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। हालांकि इस टॉपिक से एक आसान सा सवाल ही आपके एग्जाम में बनाया जाता है। हो गया क्या? ये था इसका बेसिक। ये आपके आनुवंशिकता का बेसिक है। मेंडल की जीवन परिचय, कहां इसका जन्म होता है, कब इसकी मृत्यु होती है, कितने जोड़ी लक्षण लेता है भैया, कौन से देश में इसका जन्म हुआ, कौन से गांव में हुआ, ये तो छोटे छोटे प्रश्न हैं। ऑस्ट्रिया के हेजेंडॉर्फ में इसका जन्म होता है 22 जुलाई 1822 को, और मृत्यु कब हो जाती है? 1884 में। ठीक है। मेंडलवाद कौन है? जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, उनको कहा जाता है मेंडलवाद। कितने वैज्ञानिक थे? 3, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और एरिक वॉन शर्मिक। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? अब चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की ओर। ये तो इसका बेसिक है, जेनेटिक्स का ये बेसिक है, आप यहां से याद रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन जाएगा। चलो आगे, अभी चलते हैं आगे। अब आप हेडिंग लगाइएगा
मेंडल के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न बनेंगे, सीधे आप याद कर लेना, मेंडल के नियम। अब यहां से इसका स्टार्ट होता है, एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं, मेंडल के नियम। वो तो बेसिक बातें थी जो आपको आनी चाहिए। बोला याद है ना, कोई चीज शुरू करते हैं तो उसकी कहानी होती है, तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं इसकी। एग्जाम में यहां से सीधे सवाल पूछ लिए जाएंगे। मेंडल के नियम की बात करना चाहूं तो मेंडल के 3 नियम हैं। कितने नियम है? 3। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 3 नियमों का प्रयोग किया, 3 नियम दिए। आपसे पूछा जाएगा पहला नियम कौन सा है, ये प्रथम नियम है। फिर आगे ये सेकंड लॉ होगा, दूसरा नियम है। फिर ये तीसरा नियम है। तो मेंडल ने 3 नियम दिए, और वो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम होगा आपके प्रभाविता का नियम। पहला प्रभाविता का नियम। आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्न में से मेंडल से संबंधित नियम कौन सा नहीं है, या मेंडल के कौन से नियम है। तो पहला जो नियम है उसका नाम है प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको बोला जाता है, प्रभाविता का नियम इसको कहते हैं। दूसरा नियम था आपके पृथक्करण का नियम। आप सबको शायद याद भी है, पृथक्करण का नियम। ये मेंडल का दूसरा नियम है, पृथक्करण का नियम। अब इनमें कोई ट्रिक लगेगी नहीं, सीधे आप याद कर लेना। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको आप क्रम से याद करें, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल का तीसरा नियम है। क्रम से का मतलब समझे, आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल का तीसरा नियम कौन सा है, तो आप ये मत कर देना ये तो पहला नियम है, इसलिए बोला मैंने। मेंडल का दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये भी याद करना, इसको बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम, ये भी इसका नाम है। कोई जरूरी नहीं है आपसे ये दिया जाए कि पृथक्करण का नियम किसका है, तो मेंडल का है। इसकी जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है युग्मकों की शुद्धता का नियम किस नियम को कहा जाता है, तो वो भी आपके पृथक्करण का नियम होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं कह सकता हूं इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है विसंयोजन का नियम। क्या कहते हैं? विसंयोजन का। विसंयोजन का नियम भी इसको कहा जाता है, विसंयोजन का नियम। हो जाएगा याद है? अभी याद हो जाएगा क्या? याद है तेरे को ना, भूल गया? मेंडल के कितने नियम हैं? मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए? 3। यदि आपसे पूछा जाता है कि पहला नियम कौन सा है, तो मेंडल का पहला नियम था, वो था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है आपके पृथक्करण का नियम, इसी को कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसी को हम बोल सकते हैं विसंयोजन का नियम। और तीसरा और अंतिम नियम इसका था, इसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, कंप्लीट है क्या? कितने नियम है? 3। मेंडल ने अपने इस नियमों को कौन सी पुस्तक में समाहित किया था? तब आपका आंसर होगा द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? तो आपका आंसर होगा उद्यान मटर पे। मटर नहीं करें, उद्यान मटर करें, समझे? मेंडल ने उद्यान मटर पे प्रयोग किया था। और एक प्रश्न इतनी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न और अति इंपॉर्टेंट रहेगा, वो याद कर लें आप। मटर का बोटनिकल नेम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई? कोई है क्या आप में से जो बता सकता है? इसका बोटनिकल नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। बिल्कुल सही आंसर आया। इसका वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम जो होता है वो आपके पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछा जा भी सकता है, पाइसम सेटाइवम किसका वानस्पतिक नाम होता है? मटर का। कुछ इंपॉर्टेंट बोटनिकल नेम रहेंगे जो हम लास्ट क्लासों में लेंगे। पाइसम सेटाइवम, जैसे आपसे पूछा जाए बाजरे का बताओ, आपसे पूछा जाए
KZD का बताओ, पूछा जा सकता है आपसे। वो एक मैं अलग से आपको पूरी इंडेक्स बना दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। मेंडल के नियम 3 है। अभी के लिए केवल मटर याद करें। मटर का जो बोटनिकल नेम है वो आपके पाइसम सेटाइवम होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या रहेगा? पाइसम सेटाइवम। हो गया यहां से। प्रभाविता का नियम लेते हैं सबसे पहले। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? नंबर 1 की बात करना चाहूं मैं, प्रभाविता का नियम क्या याद करना है इसमें? अच्छा, इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? प्रभाविता का नियम में आपको क्या याद रखना है? क्या प्रश्न बनेंगे? सारांश के रूप में आप याद कर सकते हैं, जहां से सवाल बनते हैं। पूरी डिटेल याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में आपको पूरा इसका लिखवाऊंगा नहीं कि इस नियम में मेंडल ने एक जोड़ी लक्षण लेकर उन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो उन्होंने पाया कि जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट होते हैं वो पूर्णतया प्रभावी होते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी होते हैं। इसका कोई अर्थ रहेगा नहीं, इसका कोई अर्थ रहेगा नहीं। इसलिए आप क्या करना कि जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो तैयार कर लेना। प्रभाविता का नियम आपसे पूछा जाएगा, ये किस पर आधारित है? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये किस पर आधारित है। यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप बताना मेंडल का ये पहला नियम, प्रभाविता का नियम, एक संकर संकरण पर आधारित है। क्या? एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है। मेंडल का प्रथम नियम किस पर आधारित है? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एक संकर संकर। हो जाएगा क्या याद? यही पूछने लायक प्रश्न है। मेंडल का पहला नियम यानी प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है, किस पर डिपेंड करता है ये? तो मेंडल का पहला नियम आपके एक संकर संकरण पर आधारित है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेंडल ने अपने इस प्रयोग में एक जोड़ी लक्षण लिए। टोटल कितने थे? अभी कितने थे टोटल? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक जोड़ी लक्षण इस प्रयोग में लिए गए थे। एक जोड़ी लक्षण मेंडल ने अपने इस नियम में एक जोड़ी लक्षण लिए। यही प्रश्न एग्जाम में बनते, एक जोड़ी लक्षण लिए। मेंडल ने अपने इस नियम में कितने जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया? तो एक जोड़ी लक्षण लिए थे। टोटल कितने थे? 7 जोड़ी। अब जो 7 जोड़ी लक्षण है उसमें जैसे फली का रंग होता है, फली का आकार होता है, पुष्प का रंग होता है, पुष्प का आकार होता है ना, होता है कि नहीं होता? हाँ, ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी। यदि आपसे पूछा जाए कि पुष्प का जो रंग है उसमें से प्रभावी कौन सा है, कौन सा रंग प्रभावी होता है, तो पुष्प के 2 ही रंग थे, सफेद और बैंगनी। तो इसमें से कौन सा प्रभावी था? आंसर करके बताना। मेंडल ने अपने इस नियम में कितने जोड़ी लक्षण लिए? एक जोड़ी लक्षण लिए थे। याद रखना F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी में, हाँ, F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं। लंबे पौधे बनाऊं क्या? लंबे पौधे प्रकट होते हैं, बना के बताना। देखो कैसे मेंडल ने अपने इस प्रयोग के लिए, आगे ले लूं क्या? आगे ले लेते हैं, लिख लिया क्या? मेंडल ने अपने इस प्रयोग के लिए एक तरफ लिए थे लंबे पौधे। क्या? एक तरफ तो लिए थे लंबे पौधे। एक तरफ क्या लिए? लंबे पौधे, ये लंबे पौधे, और दूसरी तरफ लिए थे बौने पौधे, ये छोटे पौधे। लंबे पौधे कैपिटल टी होते हैं और स्मॉल पौधे क्या होते हैं? स्मॉल जो होते हैं, ये स्मॉल लेटर टी लिखा जाता है इसको। ये बड़े पौधे हैं, ये छोटे पौधे हैं। टाल मतलब लंबा, ये भी तो टाल है लेकिन स्मॉल है, ये छोटा है। मेंडल ने क्या किया कि इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। 2 पौधे लिए भाई, एक तरफ लंबे पौधे और दूसरी तरफ बौने पौधे लिए। इसको मैं बोल सकता हूं ये जनक है। क्या है? पेरेंट्स है, ये माता पिता है, पौधों के माता पिता है, ये पेरेंट्स है। एक तरफ लंबे पौधे लेता है मेंडल और दूसरी तरफ बौने पौधे लेता है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाता है। क्रॉस का मतलब जान गए, संकरण करवाता है। तो उन्होंने देखा, अच्छा यहां से गैमेट बनेंगे ना, युग्मक। माता पिता से किसकी उत्पत्ति होती है? संतान की। तो इधर से संतान उत्पन्न होगी, इसको बोलेंगे गैमेट, संतान। ये आपके माता पिता है पौधे के, माता पिता से ये संतान उत्पन्न हो गई जिसको हम बोलेंगे गैमेट। यहां से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी जान गए, पहली पीढ़ी जो हम बोलते हैं ना, पहली पीढ़ी है ये। पहली पीढ़ी यदि यहां से प्राप्त करें तो इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी आएगा। यही बात मैंने लिखी है कि F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं।
यहां एक लंबा पौधा है ना, 75% है, और एक बोना पौधा है जो 25% होता है, इसीलिए ये पौधा इसको दिखाई मतलब दिखने नहीं देता भाई। 75% ज्यादा होता है, 25% कम होता है, तो ज्यादा दिखेगा कौन? 76% वाला दिखेगा ना। तो ये पौधा लंबा है, ये बोना है, इसको ये दिखाई नहीं देता, इसलिए छोटा पौधा दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहा जाता है कि ये मेंडल का जो पहला नियम है ये कहता है कि इस नियम में मेंडल ने एक जोड़ी लक्षण लिए और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। एक जोड़ी लक्षण है ये, देखो एक जोड़ी लक्षण लेकर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा कि जो पहली पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी होती है, उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं वो पूर्णतया क्या होते हैं? प्रभावी। वो प्रभावी होते हैं, वो प्रभावी होते हैं। इतना याद करने की आपको आवश्यकता रहेगी नहीं, जो बातें मैंने लिखी है वहां से एग्जाम में सवाल बन जाएंगे, इसको आप याद नहीं करें। मेंडल ने अपने पहले नियम में कितने जोड़ी लक्षण लिए? तो एक जोड़ी लक्षण लिए। मेंडल का पहला नियम किस पर आधारित रहेगा? एक संकर संकरण पर आधारित रहेगा। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, और जो प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी होते हैं, ये तो आप सबको पता है। अच्छा, याद रखना कि मेंडल का जो पहला नियम है इसका फिनोटाइप क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आपको याद करना है जीनोटाइप। आखिर है क्या ये फिनोटाइप और जीनोटाइप? फिनोटाइप को बोला जाता है लक्षण पर रूप। क्या कहते हैं इसको? लक्षण पर रूप। इसको कहते हैं लक्षण पर रूप, और इसको बोला जाता है जीन पर रूप। क्या कहते हैं? जीन पर रूप। अब आपके लिए क्या होगा? आपको बस इतना याद करना है कि मेंडल का जो पहला नियम था इसका फिनोटाइप क्या था? क्या था भाई? इसका फिनोटाइप कितना आया था? यदि आपसे सवाल किया जाता है कि मेंडल का पहला नियम है, इसका फिनोटाइप क्या है, बताएं निकाल के। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? चेकर बोर्ड बोला जाता है। हालांकि ये पहले आपकी जो आरबीसी की बुक्स होती थी उसमें ये चला करता था, लेकिन अब इसको वहां से हटा दिया है, केवल ये सेकंड नियम में दिया गया है। देखो आपके सामने आएगा ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये चिन्ह, ये नर का है। किसका है? नर का। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, दिया गया चिन्ह किसका है? ये नर का संकेत करता है, ये मादा का है। ये जो निशान बनाया मैंने प्लस वाला, ये तो मादा का संकेत करता है, और ये जो एरो का निशान दिख रहा है आपको, ये नर का संकेत करता है। इसका मतलब ये नर है और ये मादा है, समझे? हाँ, अब यहां से आप लक्षण ले लें, इधर वाला कैपिटल टी और इधर वाला स्मॉल टी। जो नर की साइड में लेते हैं वही स्मॉल इसकी तरफ ले लें, मादा की साइड में, तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं है। देखो भैया, यहां से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो इसमें से पहला टी इधर, छोटा टी इधर, जो इस साइड में लेते हैं वही साइड में ले लें, तो यहां बड़ा टी, यहां छोटा टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा लें। जब ये इसके साथ में क्रॉस करेगा तो यहां से दो टी बनेंगे, डबल टी। फिर ये इसके साथ में क्रॉस करेगा तो पहले बड़ा टी आएगा, फिर स्मॉल टी आएगा। फिर ये स्मॉल टी इसके साथ में क्रॉस कर लेगा तो पहले बड़ा टी फिर छोटा टी आएगा। पहला हमेशा बड़ा आता है ना। फिर ये इसके साथ में क्रॉस करेगा तो ये स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने कहा इसको याद करने की इतनी आवश्यकता है नहीं, बस आप इतना याद कर लें कि मेंडल का जो पहला नियम है इसका फिनोटाइप क्या होता है। तो देखिएगा, यहां लंबे पौधे हैं, यहां लंबे पौधे, यहां लंबे पौधे, इसका मतलब 75% है, तो इसको मैं लिखूंगा 3। अनुपात क्या रहेगा? 1। तो आप ये याद नहीं करके बस इतना याद कर लें, आप इतना याद कर लें कि मेंडल का जो पहला नियम था उसका फिनोटाइप कितना था, मेंडल के पहले नियम का लक्षण पर रूप कितना था। तो मेंडल के पहले नियम का लक्षण पर रूप क्या निकल के आया था? 3:1। ये आपके प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम है, प्रथम नियम है ये, जिसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम है ये है भैया पहला नियम। इसकी मुख्य मुख्य बातें आप याद करके रखना। पहला नियम किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पर। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण। कितने जोड़ी लक्षण लिए? एक जोड़ी लक्षण लिए। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और जो प्रकट नहीं होते उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। अच्छा, इस नियम का फिनोटाइप कितना आया? 3:1। और इस नियम का जीनोटाइप क्या रहेगा? 1:1, 1:2:1। ये इसका है जीन पर रूप। बस इतनी बातें आप याद कर लें, आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। इसको बोलते हैं निष्कर्ष।
सारांश है ये। हालांकि अभी ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं चलता, लेकिन पहले राजस्थान बोर्ड की बुक्स में ये चला करता था। अब ये सेकंड नियम में दिया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड जो नियम रहेगा ये एज इट इज आपके रहने वाला है, बिल्कुल ये समान रहेगा। समझे? मेंडल का जो दूसरा नियम है उसका फिनोटाइप क्या रहेगा? 3:1। मेंडल का जो दूसरा नियम है उसका जीनोटाइप क्या रहेगा? 1:2:1। मेंडल का जो दूसरा नियम है वो किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। इसलिए आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नोट कर लें आप। ये लिख लिया है क्या आपने? लिख लिया? ले लो भैया आगे। हो जाएगा क्या आज? नहीं होगा। एक तो और बता देता हूं। अच्छा, मेंडल के दूसरे नियम में सेम बातें याद करनी है, आप याद कर सकोगे? बिल्कुल सेम रहेगी। यदि आपसे फिनोटाइप पूछा जाता है तो 3:1 रहेगा, जीनोटाइप पूछा जाता है तो 1:2:1 रहेगा, और पूछा जाए कि किस नियम पर आधारित है तो ये एक संकरण पर आधारित रहेगा। तीसरा नियम आप लिख लें, इसका निष्कर्ष क्या रहेगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन क्या हुआ? क्या हो गया बताओ? ये मेंडल का तीसरा नियम। हाँ, मैंने बोला है ना, मेंडल का जो द्वितीय नियम है उसमें मुख्य बातें वही रहेगी, एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है। मेंडल का जो दूसरा नियम है उसका फिनोटाइप आपके 3:1 होगा, और मेंडल का जो दूसरा नियम उसका जीनोटाइप 1:2:1 होगा। वो सेम बातें रहने वाली है। समझे? इसमें क्या क्या बातें याद करनी है? इसके लिए आप याद करोगे कि मेंडल का जो तीसरा नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। भैया इनको डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ोगे। डिटेल का मतलब समझे, इसका यदि आप चेकर बोर्ड बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला, क्योंकि वो आपकी डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लगेगा जहां से सीधे प्रश्न बनेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेंडल का ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। समझे? क्या क्या प्रश्न यहां से बनते हैं? देखो, पहला प्रश्न यही बनेगा कि मेंडल का तीसरा नियम कौन सा है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये किस नियम पर आधारित है, तो आप याद रखना ये द्विसंकर संकरण पर है, और वो कौन से? एक संकर संकरण पर। समझे? और ऐसे याद नहीं होगा तो ये तीसरा है तो दूसरे पे आधारित होगा, दूसरा का मतलब द्विसंकर, द्विसंकर संकरण पर आधारित रहेगा। हो गया क्या क्लियर? एक बात याद करना कि इसका जो फिनोटाइप है वो कितना है? इसका फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप क्या था, इसका लक्षण प्ररूप कितना होता है? एक बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको, और एक ध्यान में रखना है कि इसका जीन प्ररूप कितना होता है। जीन प्ररूप कितना होता है यानी इसका जीनोटाइप कितना है। क्या भाई? जीनोटाइप। बस आप इनको याद कर लें एक मोबाइल नंबर की तरह, और यही एग्जाम में बन जाते हैं सवाल। कुछ ज्यादा पढ़ने की इतनी आवश्यकता होती नहीं। बताओ, मेंडल का जो तृतीय नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसका फिनोटाइप किसको याद है? किसी को याद नहीं है? 93:31 कितना याद करना है? 93:31 9331। 93:31 का मतलब क्या हुआ? 9:3:3:1। ये इसका फिनोटाइप है। बस याद करना, ये अति इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। मेंडल का जो तीसरा नियम था इसका फिनोटाइप क्या है, यानी इसका लक्षण प्ररूप क्या है। लक्षण प्ररूप उसको कहते हैं किसी सजीव के बाहरी प्रतीति, किसी सजीव के बाहरी लक्षणों को देखकर हम पता करें, उसको बोला जाता है फिनोटाइप। और किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को क्या कहते हैं? जीन प्ररूप कहते हैं। हाँ, आनुवंशिक रचना, जेनेटिक्स। जीन प्ररूप क्या आया इसका, तो वो भी आप कैसे याद करोगे? मोबाइल नंबर की तरह 12 24 12 12 और 1, ये याद कर लेना। 12 24 12 12 1 हो जाएगा याद। 12
फिर इसका डबल 24, 12 12 और 1। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे याद करोगे 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ऐसे याद नहीं रहने वाला। इसीलिए आप इसको याद करें 12 24 12 12 1, और बीच में आपको रेशियो का निशान करना है क्योंकि अनुपात में होगा। चलो भैया, ये इसका क्या है, ये इसका जीनोटाइप है। ये इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा। मेंडल का तीसरा नियम किस पर आधारित है, तो मेंडल का तीसरा नियम आपके द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मेंडल के तीसरे नियम का फिनोटाइप क्या था, तो 93 31 आप याद करें। और मेंडल के तीसरे नियम का जीनोटाइप क्या है, तो 12 24 12 12 1। इसकी टोटल संख्या आपके 16 आने वाली है। 16 यदि है तो सही है, अन्यथा गलत है। चेक कर सकते हैं, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16 बनेगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, 2 और 1 3, 2 5 4 9 10, तो 12 13 15 और 1 16। इसका मतलब ये भी सही है। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? मेंडल के 3 नियम कौन कौन से हैं और इनकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, किस पर आधारित है, क्या इसका फिनोटाइप है, क्या इसका जीनोटाइप है, बस इतनी बातें आप याद कर लेना। एग्जाम में वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ शब्दावलियां हैं, आनुवंशिक शब्दावलियां, वो भी आप ध्यान में रख लें। कौन सी शब्दावलियां? ये आनुवंशिक जेनेटिक शब्दावलियां हैं। ये आनुवंशिक शब्दावलियां आपको याद करनी है। क्या आनुवंशिक शब्दावलियां? पहली शब्दावली आप ध्यान में रखें, जीन क्या होता है? जीन, जीन क्या है? जीन क्या है? जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द है ये जॉनसन के द्वारा दिया गया। जीन शब्द किसने दिया था? तो ये जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। किसने दिया? जॉनसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो जैसे जीन है और जैसे ही जॉनसन बनेगा। कौन सा? जॉनसन। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द आपके जॉनसन ने दिया था। यदि आपसे पूछा जाए कि जीन को कारक नाम किसने दिया, यदि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि जीन को कारक नाम किसने दिया, तो आपको आंसर करना है मेंडल। सीधा प्रश्न पूछा जाए कि जीन शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, तो आपके जॉनसन रहेगा। और सवाल को ऐसे पूछा जाता है कि जीन को कारक नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो आप बताएं मेंडल के द्वारा ये दिया गया था। अब बात कर लेते हैं क्या है जीन। जीन किसको कहते हैं? जॉनसन को कहते हैं। जीन किसको कहते हैं? अच्छा, हाँ, जीन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली रचना है। क्या है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, लक्षणों को नियंत्रित करना। ये लो, जीन क्या करते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि लक्षणों को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, लक्षणों का, तो आपका आंसर होगा जीन। एक आएगा आपकी एलील क्या है, और इसको ऐसे भी पूछते हैं भाई, प्रश्न को ऐसे भी पूछते हैं कि एलील का संबंध किससे है। एलील जो शब्द है उसका संबंध किससे है, तो एलील शब्द का संबंध आपकी आनुवंशिकता से रहेगा। किससे रहेगा? आनुवंशिकता से। याद रखना, एलील शब्द का संबंध यदि आपसे पूछा जाता है कि एलील शब्द का संबंध किससे है, तो एलील शब्द का संबंध आपके आनुवंशिकता से रहेगा। ठीक है? एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, दो विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाएंगे? ये आपके एलील कहलाएंगे। एलील, एलील का मतलब युग्म विकल्पी है। इसको हिंदी का वर्जन में देखें तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? युग्म विकल्प। ये आनुवंशिक शब्दावलियां है। याद करना, सुजुनिकी क्या है? सुजुनिकी, ये अभी हाल ही में आपके पशु परिसर के पेपर में पूछा गया था। सुजुनिकी क्या है? क्या है सुजुनिकी? क्या है बताओ भैया? सुजुनिकी किसको कहते हैं?
सुजुनुकी आनुवंशिक सुधार की एक शाखा है, आनुवंशिक सुधार की शाखा, आनुवंशिक सुधार की एक क्या है, शाखा। ये ब्रांच है एक, जो मानव की आनुवंशिकता से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है, इसमें आनुवंशिक सुधार की एक शाखा का नाम है सुजुनुकी। क्या है, सुजुनुकी। समझ गए क्या, सुजुनुकी कहा जाता है इसको, यूजेनिक्स कहा जाता है। ये सवाल अभी पशु परिचर के पेपर में पूछा गया था। यूजेनिक्स होता है ना, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स को ही कहा जाता है सुजुनुकी। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, जीन संकल्पना की पुष्टि किस नियम से होती है। जीन संकल्पना की पुष्टि, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है जीन संकल्पना की पुष्टि मेंडल के किस नियम के द्वारा होती है, तब आपका आंसर क्या रहने वाला है। सवाल यदि आपसे पूछा जाता है कि मेंडल के किस नियम के द्वारा जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, तो आप याद रखना यह मेंडल के दूसरे नियम से होती है, पृथक्करण के नियम से। ये लो। और देखिए आनुवंशिक शब्दावलियों में यदि आपसे पूछा जाता है कि F1 पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी को क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। और इसके जो लक्षण है वो आपके जनक पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। किससे, जनक पीढ़ी से। याद रखना, जनक पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। जनक पीढ़ी, अरे माता पिता से ही तो होते हैं। जनक पीढ़ी से प्राप्त होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहा जाता है। जनक पीढ़ी से इसके लक्षण प्राप्त होते हैं। यदि आपको सवाल किया जाए कि F1 पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, F2 पीढ़ी। क्या होगा, F2 पीढ़ी। बोलो क्या बोला है मैंने प्रश्न, मैंने ये प्रश्न बोला कि यदि आपसे सवाल किया जाता है कि F2 पीढ़ी किससे प्राप्त होती है, तो ये F1 पीढ़ी से प्राप्त होती है। और सवाल को पूछा जाए कि F3 पीढ़ी किससे प्राप्त होती है, बताओ। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि F3 पीढ़ी किससे प्राप्त होती है, तब आपका आंसर होगा F2 पीढ़ी। हो गया एक साथ में याद। बोलो F1 पीढ़ी किससे प्राप्त होती है, तो ये माता पिता से, इसका मतलब जनक से प्राप्त होने वाली पीढ़ी है। यानी जनक से प्राप्त होने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। अब आपसे सवाल किया जाता है कि F2 पीढ़ी किससे प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी, तो आपका आंसर होगा ये F1 पीढ़ी से प्राप्त होती है। समझे। और यदि आपसे सवाल किया जाता है कि F3 पीढ़ी किससे प्राप्त होती है, तो आप बोलोगे F2 पीढ़ी से प्राप्त होती है। तीन पीढ़ियां चलती है, तीनों आपके सामने हैं। समझ गए। जीन शब्द किसने दिया, तो जीन शब्द आपके जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द को कारक नाम किसने दिया, तो मेंडल ने दिया था। एलील क्या होता है, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली, ये हाँ, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूप को क्या बोलते हैं, एलील। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एलील का यदि आपसे संबंध पूछा जाए तो आप सीधा बता देना ये आनुवंशिकता से संबंधित होता है। सुजुनुकी ये मानव सुधार की शाखा है, आनुवंशिक सुधार की एक शाखा होती है मानव से संबंधित, इसको आपको सुजुनुकी बोला जाता है। ये अभी पशु परिचर के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। जीन संकल्पना की यदि पूछा जाए कि पुष्टि किस नियम से होती है, तो ये मेंडल के दूसरे नियम से, यानी पृथक्करण के नियम से इसकी पुष्टि होती है। क्लियर। हड्डी कौन सी है, हड्डी तो अभी अभी ना टॉपिक ही नहीं है, फिर भी बता दें। स्टेपीज होता है सबसे छोटी, हाँ हॉयड अस्थि है, हॉयड, हॉयड, हॉयड अस्थि, वो सुंदर है, हॉयड अस्थि। हाँ, हड्डियां टॉपिक अपना आएगा, इसके बाद में आने वाला है कंकाल तंत्र, तो सारी हड्डियों की जानकारी आपको दी जाएगी। एक एक हड्डी के बारे में आपको बताया जाएगा कौन सी हड्डी कहां उपस्थित है। क्लियर क्लास। हाँ, ये समाप्त करें उससे पहले एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, अब आंसर कर देना कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। ले ले, कहां फिर कहां गया, उसको बुला लो भैया, फिर उसको एक सवाल में लेता हूं, फिर आप क्लास को करेंगे समाप्त। आंसर करके बता देना क्या आंसर सही रहेगा। ले ले प्रश्न, बताओ। मेंडल का तृतीय नियम, अब मैंने नाम नहीं लिखा है, आप समझ जाना, किस पर आधारित।
एक संकर संकरण पर, एक संकर संकरण पर द्विसंकर संकरण पर उपर्युक्त जो दोनों हैं क्या उस पर, अब बताओ क्या आंसर रहेगा, या इनमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बोलो क्या आंसर रहेगा। मेंडल का तृतीय नियम किस पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। क्या आंसर रहेगा? अब आप समझे क्या मेंडल का तीसरा नियम कौन सा है? मेंडल का तीसरा नियम आपके होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल का तीसरा नियम है। इसकी बात चल रही है मेंडल के तीसरे नियम की। मेंडल का तीसरा नियम क्या कहलाएगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये तीसरा नियम है तो दूसरे पे आधारित है। भाई तीसरा नियम है तो किस पे आधारित है? दूसरे पे। इसका मतलब द्विसंकर संकरण इसका सही आंसर रहने वाला है। मेंडल का तीसरा नियम किस पे आधारित रहेगा? तो मेंडल का तीसरा नियम आपके द्विसंकर संकरण पर आधारित है। और यदि ऐसे ही पूछा जाता कि मेंडल का दूसरा नियम किस पे आधारित है, मेंडल का पृथक्करण का नियम किस पर आधारित है, तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है वो रहेगा आपके एक संकर संकरण पर आधारित है। और यदि सवाल को पूछा जाता कि मेंडल का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो फिर आपका आंसर क्या होता? एक संकर संकरण पे आधारित है। मेंडल ने अपने जीवन में किस पौधे पर प्रयोग किया? उद्यान मटर पे। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम आपके पाइसम सेटाइवम होता है। लेना है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।